हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके सभी अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 35 है। टेस्ट नंबर 35 है। 35 और जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स का टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन है फिजिक्स में। 30 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। टेस्ट का रूल, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूँ, ठीक है, और मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। एक बच्चा का एक बार में एक ही आंसर कमेंट करेंगे। जो भी कमेंट करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अपना स्कोर जो कमेंट करेंगे वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट करेंगे और एक बच्चा का एक बार में एक ही आंसर जो है वो कमेंट में आना चाहिए। कोई भी रिपीटेड आंसर नहीं करेंगे और लास्ट में आपका 30 में कितना सही हुआ ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। अब सभी तैयार हैं? टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग चलिए 18 सेकेंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो लगभग बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जो है, ठीक है, पहले आप लोग को टाइमिंग सेट कर देती हूँ। चलिए 27 सेकेंड। प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। टाइम अप। चलिए टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर यात्रा कर सकता है कितना दिन में? तो एक साल में, 1 ईयर में बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है 10 ट्रिलियन। प्रकाश वर्ष जो है लंबाई की मापन की इकाई है। यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 10 ट्रिलियन होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष लंबाई की मापन इकाई है जो लगभग 10 ट्रिलियन के बराबर होती है। 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर तक होती है, ठीक है, किलोमीटर के अंदर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए 15 सेकेंड। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्या बोल रहा है कि निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति को अनुपात को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए, किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होता है। जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या, ठीक है, वो अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 20 सेकेंड दी। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। रोशनी आर पार हो जाए तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके लिए टाइमिंग, चलिए 20 सेकेंड दी। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति जो है वो सबसे कम है? सही बच्चे लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी है टेस्ट में, न्यूमेरिकल भी मैं आप लोग के लिए रखी हूँ जो लास्ट में है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति जो है वो सबसे कम होती है? ठीक है, तो लाल, ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। लाल, लाल रंग की आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है और बैगनी रंग की आवृत्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट होता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है लाल और बैगनी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम जो होती है वो लाल होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 सेकेंड। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अभी मैं जस्ट आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बताई हूँ कि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो आवृत्ति होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। चलिए 29 सेकेंड दी। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। अर्थात उत्तल दर्पण में काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है वो अधिक होता है। उसका उपयोग हम लोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल से पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग होता है क्योंकि यह प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि, ठीक है, क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने यानी बिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? उत्तल। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स। उत्तल होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल। उत्तल बोलते हैं, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार जो हुआ था वो अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निकट दृष्टि के साथ साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति भी बायोफोकल लेंसों वाला चश्मों का प्रयोग करता है, जिसमें ऊपरी भाग जो होता है दूर दृष्टि के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है। तो कौन आविष्कार किए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। बोल रहा है, कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजेल। ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है। कॉन्टेक्ट जो लेंस होते हैं सामान्यतः सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनते हैं। ये जो होते हैं सामान्यतः सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 18 सेकंड। लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सभी का आंसर आ गया है।
तो जिनका जिनका ऑप्शन बी है सभी का करेक्ट आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं हम लोग। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? डी से, कैपिटल डी से। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती हुई लेंस पर आपतित होती है तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, उन किरणों के मुख अक्ष की ओर मोड़ देता है तथा अवतल लेंस इन किरणों को मुख अक्ष से दूर हटा देता है। इस प्रकार लेंस का कार्य जो है उस पर आपतित होने वाली किरणों को मोड़ना है। इसी को लेंस की क्षमता हम लोग बोलते हैं। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता जो होती है उतना ही अधिक होता है। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P बराबर क्या होता है? P इक्वल टू होता है 1/f, जहां f जो होता है वो किस में होता है? मीटर में होगा। f का जो मान होगा वो मीटर में होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूरी वह अल्पमत दूरी है जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है। उस नेत्र का निकट बिंदु जो है वो अल्पतम दूरी उसको कहते हैं। ठीक है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा 25 सेंटीमीटर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है 30 सेकेंड। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, ठीक है, किसका उदाहरण है? टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर क्या होता है? अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे द्रव में डूबी हुई सीधी छड़, द्रव में जो अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ होता है या अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है वो भी टेढ़ी दिखाई देती है। तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है आकाश में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी बर्तन की तल्ली में पड़ा हुआ जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही।
ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है अपवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए टाइमिंग, चलिए 31 सेकेंड दी। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो जिनका जिनका ऑप्शन ए आया है सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि प्रकाश किरणें जो होती है वो जब वस्तुओं पर पड़ती है तो वे वस्तु से परावर्तित होकर देखने वाले की आंखों में प्रवेश कर जाती है और वस्तु दिखाई देने लगती है। वस्तुतः क्या होता है कि प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित करती है, ठीक है, और कुछ भाग अवशोषित करती है। प्रकाश का परिवर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारण करता है। जैसे गुलाब की पत्तियां जो है हरे रंग को तथा पंखुड़ियां लाल प्रकाश को परिवर्तित करने के कारण ही हमें हरी एवं लाल दिखाई देती है। यहाँ पे बोल रहा है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 22 सेकेंड दी। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? टाइम अप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो प्राथमिक रंग। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि प्राथमिक रंग जो है वो किसे बोलते हैं। तो नीले, लाल एवं हरे रंगों को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, इसे ही हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। नीले, हरे एवं लाल, RGB, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो लाल, हरा और नीला, ये जो है प्राथमिक रंग है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी प्राप्त होता है? तो लाल और नीले के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है मैजेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी होगा लाल, हरा और नीला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? RGB, ठीक है, RGB।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रिज्म जो है वो क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिज्म जो है वो क्या करता है। सभी बच्चे का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जिनका जिनका ऑप्शन डी है सभी का करेक्ट आंसर है। यह प्रकाश को उसके मार्ग से क्या करता है? अपवर्तित करता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का प्रतिबिंबम एवं अपवर्तन। इंद्रधनुष जो है बनने का कारण परिवर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष जो है वो हमेशा कहाँ बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में ही हमें दिखाई देता है इंद्रधनुष, अर्थात यह प्रातः में पश्चिम में तथा साय में पूर्व दिशा में दिखाई देगा। सूर्य के हमेशा ये विपरीत में दिखाई देता है, तो मॉर्निंग में जो है हमें पश्चिम में दिखाई देगा क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है, और इवनिंग में शाम में ये हमें पूर्व में दिखाई देगा क्योंकि सूर्य जो है वो पश्चिम में अस्त होता है, डूबता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परिवर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परिवर्तन हो तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब में अपवर्तन होकर क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। सभी को समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी 22 सेकेंड दी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? टाइम अप, टाइम अप। सभी का आंसर आ गया है, सही बच्चे का आंसर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, विद्युत उत्पादन। जिनका जिनका ऑप्शन ए है सभी का करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि बालों के समान बारीक कांच के तारों से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, वे तार जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं कांच अथवा
पारदर्शी प्लास्टिक, नायलॉन अथवा पॉलीस्टरोन से बनते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स, दूरसंचार तथा पावर ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा होता है। इसका उपयोग जो है वो हम लोग विद्युत उत्पादन में नहीं करते हैं। इसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग, दूरसंचार, सेंसर्स, पावर ट्रांसमिशन में होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हम लोग कहते हैं। हीरे की चमक अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। ट्वेंटी 26 सेकेंड। पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, एक दूसरे पे कमेंट मत कीजिए, पूरा ध्यान टेस्ट में। टाइम अप, टाइम अप। चलिए आ गया है आंसर सभी का। तो जिनका जिनका ऑप्शन डी है सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी वाले का करेक्ट आंसर है। हीरे से हवा में जब प्रकाश जो होता है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हटती जाती है। जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हटती जाती है। एक स्थिति जब ऐसी आती है, एक स्थिति कि जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपवर्तित कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। जब आपतित कोण को क्रांति कोण से और बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, हीरे से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्तन। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य का प्रकाश जो है जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितना रंग में विभक्त हो जाता है? 7 रंग में। कौन कौन सा रंग है? कौन कौन सा वो रंग है मैं लिख देती हूँ, बैगनी, ठीक है,
बैगनी है, उसके बाद जामुनी, 7 रंग है, नाम मैं लिख देती हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। नीला, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी, कितना हो गया, 6 हो गया, लाल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, VIBGYOR, ठीक है। ये जो हो गया, ये 7 रंग का नाम इंग्लिश में हो गया। सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 11 सेकेंड दी टाइमिंग स्टार्ट हुआ। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टाइम अप, टाइम अप। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप, ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह एक प्रकार का सौर सूर्यदर्शी है जो किसी चुने हुए तरंगदैर्घ्य में सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं इसके लिए आप लोग को टाइमिंग 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक शुरुआत से लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य को देखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। सूर्योदय के समय सूर्य जो है क्षितिज से नीचे ही होता है, अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही, तब भी वह दिखाई दे जाता है। एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वास्तव में अस्त हो गया होता है, तब भी वह दिखाई देता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13 सेकेंड। टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक, ठीक है, बिलियन यानी समान बिलियन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग जो है वह अदृश्य रहता है, परंतु जब प्रकाश की किरण जो है कोलाइड बिलियन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइड कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का पथ दिखने लगता है। ठीक है, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रदीप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो प्रकीर्णन होगा, ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए टाइमिंग आप लोग को सेट कर देती हूँ पहले। चलिए 40 सेकंड दी। टाइम अप। सभी का आंसर आ गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले का करेक्ट आंसर है कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में यदि हरे रंग के कपड़े को लाल रंग की रोशनी में देखे तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा उस रंग के प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है तथा शेष रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए 1 मिनट का आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है। न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। सभी का ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो जिनका जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है सभी का करेक्ट आंसर है। 250 हर्ट्ज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल जो है वो 0.004 सेकंड है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो स्वरित्र की जो आवृत्ति होगी एन बराबर क्या हो जाएगा? 1/T। टी कहे तो आवर्तकाल, टी कहे तो आवर्तकाल। ठीक है, स्वरित्र की आवृत्ति बराबर क्या हो गया? एन, ये एन। ठीक है, तो कितना मान दिया हुआ है? 1/0.004। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 हर्ट्ज। ये जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। सभी को समझ में आ रहा है? बस फॉर्मूला पर मैं उसको रख दी हूँ और कुछ नहीं की हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा, बहुत वीवीआई न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। 1 मिनट।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। 0.1 एम्पियर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो धारा का मान क्या होगा। तो धारा आई, ठीक है, धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा जो है आई इक्वल टू क्या होता है, V बटा आर। भी कहे तो वोल्ट, वोल्ट का मान कितना है 1.5, आर का मान कितना है 15। बस इसको हल कर देना है, ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 होगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फॉर्मूला है आई इक्वल टू V बटा आर। बस इस पर हम लोग को बैठा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसकी राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो जिनका जिनका ऑप्शन सी है सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है उस पे पुट कर देना है। क्या है फॉर्मूला, F-32 बटा 9 बराबर C बटा 5। बस इसी पे हम लोग को क्या कर देना है, पुट कर देना है मान। तो F का मान कितना दिया हुआ है -40 डिग्री, तो -40 -32 बटा 9 इक्वल टू C बटा 5। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -72 बटा 9 इक्वल टू C बटा 5। 9 अठे 72, C इक्वल टू कितना हो गया -40 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया ना, 9 अठे 72 और तिरछा गुना हो जाएगा 8 पचे 40। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है,
तो जिनका जिनका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता, तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। f जो होता है वो हमेशा f का मान जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है। तो क्या करना है 1/, ये जो दिया है मान वो 10 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको मीटर में बना देंगे। तो बटा में हम लोग क्या कर देंगे, बटा में हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/10। ये कट गया तो कितना आ गया 10 डायोप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग 30 में आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वहां से सबका कमेंट रीड करती हूँ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 30 में कितना स्कोर आ रहा है। और एक चीज और, कल इसी चैनल पे इसी टाइम में 7 बजे से पीएमडी वाले का टेस्ट होगा, ठीक है। पीएमडी वाले का टेस्ट होगा, ठीक है, बायो का टेस्ट होगा। उसमें 10 क्वेश्चन बायो का रहेगा, 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 10 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 10 बायो, 10 हिंदी और 10 क्वेश्चन जीएस से रहेगा। इसी टाइमिंग में 7 बजे कल टेस्ट होगा, तो सभी लोग टेस्ट में प्रेजेंट रहिएगा। सभी बच्चे टेस्ट में कल प्रेजेंट रहेंगे। कल बायोलॉजी, हिंदी और जीएस का टेस्ट होगा। तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। सभी बच्चे टेस्ट में कल जिनको जिनको टेस्ट देना है सभी को अपीयर रहना है, सभी को टेस्ट देना ही है, ठीक है। कल जिनका जिनका स्कोर आप लोग कमेंट किए थे मैं सबका कमेंट रीड करके बता रही हूँ। रामशंकर पांडे, राकेश कुमार यादव, स्वाति मिश्रा, रुपेश रंजन, उदय प्रसाद, एकता कुमारी, इंद्रदेव प्रजापति, ऋषु राज, मुंचुन यादव, कृष्णा कुमार सिंह, छोटन कुमार, आशीष सिंह, रोशन यादव, प्रतीक शर्मा, आशुतोष राज, राकेश कुमार यादव, सुजय कुमार, कुशवाहा किंग, करण सिंह, शिवंग सिंह, श्वेता सिन्हा, प्रेमलता कुमारी, सुशील सिंह, राणा अशरफ, चंदा कुमारी, रॉकिंग राकेश, सत्यम भारद्वाज, पिंकू कुमार रजक, संटू सिंघानिया, विनोद सिंह, ज्योतिष कुमार, अराबिंदु बर्मान, महाकाल, ठीक है, प्रेरणा रानी, रजनीश, रवि रंजन, बिक्की बाबू, सुधीर कुमार, नीतीश राणा, सत्यम कुमार वर्मा, अखिलेश वर्मा, रणवीर कुमार, संटू सिंघानिया, अजीत कुमार, दिनेश कुमार, गौतम, मनीष श्रीवास्तव, अमित कुमार, अंशुपल, चंदन कुमार वर्मा, सुनील कुमार, तुषार, वीरेंद्र, प्रमोद कुमार ठाकुर, टेक्निकल, इन्होंने अपना अपना स्कोर कल कमेंट किया था। हर्ष कुमार, अंकित कुमार, ठीक है। आज भी आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा, मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, बट आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।